हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 के बारे में, जिसमें हमारे पास कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं और इन 15 प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 9740, तो हमें यहाँ देखना है 9074, 9400 और 9740। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन 9740। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, जहाँ हमें कहा गया है विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है। तो हमें इनको योग करना है। 80,000 और 3,000 83,000। तो देखिए, ये 80,000, ये 83,000, ये 83,000 और ये 82,000। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 80,000 है, ये 82 क्योंकि 80 और 3 83 होते हैं। अब ये बचे दो ऑप्शन हमारे पास, इसमें 20 और 9 29 होते हैं। यहाँ 9 दिया तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ये 83,029। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, जहाँ कहा है संख्या 1729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? मतलब सैकड़ा और दहाई, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें जो कहा गया है 1729, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब यहाँ इसने कहा है हमें कि सैकड़ा व दहाई के अंकों को बदल दिया जाए। मतलब ये 2 को यहाँ लिख दें और 7 को यहाँ लिख दें, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1279। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बॉक्स गुणा 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75। तो खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसे हम डिटेल में इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ हम समझने के लिए इस बॉक्स को हम x मान लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, x गुणा 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75। अब x गुणा 5 गुणा 5 25 बराबर 10 गुणा 75। x को हम इधर रखेंगे और 10 गुणा 75 बटावा 25, ये 25 उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 3 75। तो x बराबर जो हमारे पास बचेगा वो होगा हमारा 10 × 3 30। तो हमारा विकल्प नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि आगे के जो पत्रक हैं, कार्यपत्रक, उन सब की भी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? मतलब जो 2/3 का मतलब होता है 2/3, उसे 8 बच्चों में बांटना है। तो 2/3 को भाग देना है 8 बच्चों में। तो ये 2/3 भाजक 8, ये हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही होगा कि 2/3 भाग को 8 से भाग देना है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जहाँ लिखा है 564 भाजक 12। 564 भाजक 12। तो हम लोग हल कर लेते हैं।
ये हमारे 564 भाजक 12। अब 12 चौक 48 और 56 में से 48 घटाने पर हमारे पास बचता है 8। अगला अंक हमने 4 लिया, 84 हो गया, तो 12 7 84, तो हमारा उत्तर होगा 47। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका, और 47। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, जहां हमें कहा है कि दिए गए समूहों में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि काटने पर सरलतम रूप एक जैसा आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं 1/3 और 2/3 ये आपस में नहीं कटेंगे, तो ये समान नहीं हो सकते। यहाँ 1 और 1 तो बराबर है, अंश तो बराबर है, लेकिन हर दुगना है। यहाँ हम देखें 1 दूना 2 और 2 दूना 4, और अगर हम इसे काटना चाहें तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो हमारे पास ये भी 1/2 रूप में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, जहां हमें कहा गया है दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटे दशमलव संख्या कौन सी है। तो दशमलव से पहले हम देखें तो 0 0 0 और 0 पूर्णांक हमारे एक जैसे हैं। अब दशमलव के बाद इसमें ठीक यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो 1 और 1 वाले तो बड़े हो गए, लेकिन ये दोनों में अभी भी समानता है कि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। उसके बाद अगले अंक पर हम विचार करेंगे, ये दो अंक तो यहाँ पर बराबर हैं, इसमें यहाँ अगला अंक 1 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 1 और यहाँ पर भी 1, ये भी समान है। उसके बाद तीसरे अंक पर चले तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये छोटा है, तो ये सबसे छोटी दशमलव संख्या इसमें से ऑप्शन नंबर 4 होगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, जहां हमसे कहा गया है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ देखिए 2/6, 3/6, 6/6 और 4/6। अब यहाँ हम देखिए कि ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली हर, जब हर बराबर हैं 6 6 6 और 6, तो ऐसी स्थिति में जब हर बराबर होते हैं तो वो संख्या जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह संख्या सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो बड़ी होती है। हमसे प्रश्न में पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जो पहली ही संख्या हमारी 2/6 जिसमें अंश जो है वो सबसे छोटा है, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड होगी। मतलब गुणनखंड होने का मतलब ये है कि उस संख्या में, जैसे 279 जो है उसमें इनमें से जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल 0 रहेगा, वही इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। तो हमें इसमें भाग करके देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से इसमें भाग दे देते हैं। कितने से देना है, 6 से इसमें हम भाग दे देंगे। तो ये 289 279 भाजक, सबसे पहले 6 से देखते हैं, तो 6 चौका 24, और शेष बचे 3, 9 उतारा 39 और 6 छंग 36। ऐसी स्थिति में 3 बच रहे हैं, तो 6 तो विकल्प नहीं होगा। अगली संख्या है हमारी 9, 9 से भाग दे के देखते हैं। तो अब हम भाग लगाते हैं 9 से, 2 7 9, 9 तिया 27, अगला अंक हमने 9 लिया और 9 एकम 9। तो देखा हमने कि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो हमारा जो विकल्प नंबर 2 होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। यहाँ पर देखिएगा, अब
रेखा गणित के प्रश्न आ गए हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में कोण P, Q एवं R के मान क्रमशः होंगे। कोण P, Q और R के 3 मान दिए गए हैं यहाँ पर, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, क्योंकि Q हमें सामने नज़र आ रहा है कि Q और 55 दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो Q बराबर 55 होगा। तो देखिए ये 28, ये नहीं हो सकता, ये 125, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 55 है और यहाँ भी 55 है। तो इनमें से संभव है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमें 55 और R देखने पर एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर जो रैखिक युग्म कहता है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो है 180 होगा। तो R और 55 मिलकर के 180 डिग्री होंगे। अब अगर हमें R का मान चाहिए तो 180 में से 55 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो R बराबर हमारे पास होगा कितना, 125 डिग्री। देखिए इन दो ऑप्शन में 125 यहाँ आ रहा है, तो तीसरा जो विकल्प है वो हमारा सही जवाब होगा, जिसमें P बराबर 28 डिग्री, Q बराबर 55 डिग्री और R बराबर 125 डिग्री है। इस तरह से हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, जहां हमसे पूछा गया है कि कोण PQR का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। तो कोण PQR का अंशीय माप कब बदलेगा, जिसके 4 कारण है, हमें सही कारण पहचानना है। पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने पर, पूरे कोण को, इस पूरे कोण को अगर हम यूँ घुमा दें तो कितना भी घुमा दें कोण का मान नहीं बदलेगा। तो पहला कारण नहीं होगा। रेखा QP की लंबाई बढ़ाने पर इस QP को कितना भी बढ़ा दे कोण के मान पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। रेखा QR की लंबाई आप चाहे PQ की लंबाई बढ़ा दें चाहे QR की लंबाई बढ़ा दें, लंबाई बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये तीनों ही विकल्प गलत हो गए। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि अगर QR एक भुजा को स्थिर रखें, उसी जगह रखते हुए रेखा QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से, बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतिम विकल्प हमारा सही जवाब होगा, जिसमें हमने एक भुजा को स्थिर रख के दूसरी में परिवर्तन किया है, 10 डिग्री घुमाया है। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 हमारी कह रही है कि 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें कितना रहेगा। तो हमें 16 और 24 का क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम 16 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग दिया 4, इसी तरह से 4 में गया तो 2 और 2 में 2 का भाग देने पर 1। अब यहाँ हम 24 का भी भाग देंगे, 24 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 भाजक 2, 12 भाजक 2, 6 भाजक 2, 3 भाजक 3 भाजक 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर एक बार 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जो कॉमन है वो हम कॉमन लेते चलते हैं। एक बार 2 यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है। तो इस तरह से 3 बार हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन इसमें नहीं है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही जवाब रहने वाला है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें हमसे पूछा गया 5,7 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना होगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5, 7 और 10 का 5,7, 10 इनका हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, तो 5, 7 और 10 में गया 5 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 5 का भाग देते हैं। तो 5 एकम 5, 7 का 7, 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, फिर 7 का गया तो 1,1,1। तो हमारे पास 2, 5 और 7
तो 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 2 पंजो 10 और 10 7 70। तो हमारा विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं हमारे आज के इस लास्ट प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है हमसे कि इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है। इनमें से किस कोण का माप जो है वो 60 डिग्री है। तो देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये 90 डिग्री है, समकोण है, और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री से भी अधिक है, तो ये अधिक कोण हो गया। तो हमारा विकल्प नंबर 2 जो है वो सही जवाब होगा। इसको हम चांदे की सहायता से नाप कर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जो पत्रक था वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि अगले जो पत्रक है उनकी वीडियोस भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।